हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियो में केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने लेविस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हमने किए थे। ठीक है, तो आज हम उस टॉपिक को आगे करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्ड एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड हमने देखा था कि भाई केमिकल बॉन्ड एक्चुअल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक साथ रखता है। ठीक है, तो अब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके नेचर पे जो बॉन्ड है बहुत ही अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और भी है। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो हम सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। मतलब कि जो मेन टाइप जो होती है केमिकल बॉन्ड वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जर्नली हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दो टाइप से डिवाइड कर रहे हैं। तो जो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है हमारे पास, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है, जो मेन टाइप है हमारी वो कौन कौन सी हो गई। फर्स्ट वन इज आयोनिक बॉन्ड एंड सेकंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा फर्स्ट आयोनिक बॉन्ड। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड पीछे लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं इसको, इट मे बी डिफाइंड as the electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction which exists between two oppositely charged ions. Two oppositely charged ions. ठीक है, तो एक ऐसा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमने इसको क्या नाम दिया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो कि अपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में रहेगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड तो है ही है, और इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझा, क्योंकि यहां पर ये जो बॉन्ड है, जो फोर्स है, एक्चुअल में दो अपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और हमने पढ़ा हुआ है कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वन ऑफ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में इसका नाम आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो गया तो आयंस क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे, उनको अलग करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एंड द कंपाउंड्स which are bonded by या whose constituents are bonded by ionic bond called ionic compounds। आई बात समझ में, मतलब कि आयोनिक बॉन्ड तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, बट जिन कंपाउंड्स के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम किसका नाम दे देंगे, आयोनिक कंपाउंड्स का। तो आयोनिक बॉन्ड क्लियर है, आयोनिक कंपाउंड्स क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई फॉर्मेशन की। एक्चुअल में ये जो आयोनिक बॉन्ड है वो बनते कैसे होंगे, किसके बीच में एग्जिस्ट करेंगे, ये क्लियर होगा कि अपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। अब वो जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में बनेंगे, बट वो अपोजिटली चार्ज्ड आयन कैसे बनेंगे। ठीक है, वो जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन है पहले वो तो बनाने पड़ेंगे कि वो कैसे बनेंगे। तो वो हमेशा किससे बनते बेटा, ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक एटम ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, दूसरा ऐसा होना चाहिए जो गेन करे। ऐसा ना हो कि दोनों की टेंडेंसी लॉस करने की हो, या ऐसा ना हो जाए कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हो, कोई लॉस ना करना चाहे।
तो फिर कभी भी आयनिक बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि जो आयनिक बॉन्ड है वो बनेगा कैसे। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि जो आयनिक बॉन्ड है कैसे बनेगा। तो लिख सकता हूं कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड ions and these ions are formed by transference of electrons। ठीक है, तो ये जो आयंस होंगे वो किस तरीके से बनेंगे बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, मतलब कि एक जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जबकि जो दूसरा एटम होगा वो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ट्रांसफर होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पढ़ना है NaCl, कि भाई NaCl के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसे बना होगा, या NaCl क्रिस्टल कैसे बना होगा। तो सबसे पहले अब आपको इनके लेविस सिंबल्स पता होना चाहिए। कहा था मैंने कि लेविस सिंबल हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, वो समझने में हेल्प करेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए होंगे कि इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे। अब जो सोडियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, मतलब कि आउटर मोस्ट में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद जो क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन का 287, मतलब कि आउटर मोस्ट में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब समझने की बात यह है कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल बोथ एटम्स वांट टू बी स्टेबल, दोनों के दोनों एटम्स हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं। ये भी चाहता है कि भाई इसका आउटर मोस्ट ऑक्यूपाई हो जाए, फुलफिल हो जाए, और ये भी चाहता है। तो ये अब इलेक्ट्रॉन गेन तो कर नहीं सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इम्पॉसिबल क्यों, क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा 7 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या करेगा ये, इसका जो इजी वे है वो इजी वे क्या है बेटा, कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। व्हाइल क्लोरीन वांट टू बी स्टेबल आल्सो एंड इट कैन बी अकर बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। और वो कैसे हो सकता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, दैट इज सोडियम में एक Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन में एक क्लोराइड आयन, दैट इज फॉर्म NaCl। ठीक है, तो दिस इज लेविस स्ट्रक्चर। तो आपको ये आना चाहिए, पता होना चाहिए, और हम इसको इजीली समझ सकते हैं अगर आपको लेविस सिंबल्स अच्छे से समझ में आए। और भी देख लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, जो भी कहो। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड की। अब हमने इस चीज को देखना कि भाई ये कंपाउंड कैसे बना होगा, किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो फिर से मुझे क्या पता होना चाहिए कि जो मैग्नीशियम है और जो क्लोरीन है इन दोनों के लेविस स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। अब जो मैग्नीशियम है इसका कॉन्फ़िगरेशन 282, मतलब कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2। ठीक है, अब यहां पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन के हमने 2 आयंस लेने, मतलब पहले स्टार्टिंग में 2, 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा क्लोरीन के पास भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे हमने यहां पर बनाया हुआ है। अब मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए फिर से वही बात, ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, जो कि इम्पॉसिबल है फिर से। तो फिर क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा, मतलब कि क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन तो ये रख लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन से ये रख लेगा, है ना। तो और क्या बन गया, अब मैग्नीशियम ने क्या कर दिया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम 2 आयंस एंड 2 पॉजिटिव आयन, एंड जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहां पर 2 है और दोनों ने ही 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, क्लोरीन के ऊपर 2 नेगेटिव नहीं, पर क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 1 क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, तो 2 क्लोरीन पे, इस तरीके से तुमने करना है। और ये फॉर्म क्या बन जाएगी, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। और आयनिक कंपाउंड में हम डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करते, ये चीज आप ध्यान रखना। तो मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं बोलेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड ही इसको बोलेंगे। तो अब ये फॉर्मेशन हमने पता लगा कि भाई किस तरीके से बनते हैं, बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब ये चीज कैसे पता लगाएं कि भाई ये आयनिक कंपाउंड बहुत जल्दी बनेगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, स्ट्रोंग होगा, या फिर जो आयनिक कंपाउंड है ये इसकी टेंडेंसी बनने की जो क्षमता है बहुत कम होगी, अगर बनेगा भी तो भी इतना स्ट्रोंग नहीं होगा। मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, factors affecting the formation of ionic compounds। ठीक है, तो इसको सबसे इजी तरीका है, हम इसको बोन हैबर साइकिल से समझ लेते हैं। ठीक है, बोन हैबर साइकिल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की। ठीक है, बोन हैबर साइकिल से इसको जानते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं बोन हैबर साइकिल फॉर सोडियम क्लोराइड। हम सोडियम क्लोराइड के लिए बात करें कि भाई एक्चुअल में सोडियम क्लोराइड बना कैसे होगा। जब सोडियम क्लोराइड बन रहा होगा तब उसके दौरान कितनी एनर्जी एक्सचेंज हुई होगी। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड तब बनेगा जब वो अपनी एनर्जी को लॉस करे। ये हम अपना थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड कब बनेगा, कब स्टेबल होगा, जब वो एनर्जी को लॉस करे। जितनी एनर्जी वो लॉस करता जाएगा वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा, उसकी फॉर्मेशन उतनी ही जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी होना चाहिए। तो अब पढ़ लेते हैं। तो अब जो सोडियम क्लोराइड है हमें कैसे दिखेगा, एक्चुअल में सोडियम सॉलिड होगा प्लस हाफ Cl2, क्योंकि हमें एक ही क्लोरीन चाहिए ना, ये 2 क्लोरीन है, मैंने इसकी हाफ कर दिया, हाफ Cl2 एंड इट मेक NaCl, फॉर्मेशन हो गई सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, और मैं फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डेल FH, चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब NaCl बना, जब क्रिस्टल बना 1 मोल ऑफ क्रिस्टल, देन द एनर्जी रिलीज, देन द एनर्जी एक्सचेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अब जो सॉलिड है कि डायरेक्ट उसने रिएक्शन कर ली होगी, तो पहला काम वहां पर क्या रहा होगा, दैट इज सब्लिमेशन एंथैल्पी या चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग सब्लिमेशन। मतलब इस सबसे पहली बात क्या है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो क्या सोडियम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। हमने पढ़ा हुआ है ना कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब हमें उसको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम उसको देंगे तब वो आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। तो पहला काम मेरा क्या होगा कि मैं इस सॉलिड को मैं इस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, और उसके लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंथैल्पी, and thus it will form sodium in gaseous state, sodium in gaseous state। क्लियर है, बन गया सोडियम इन गैसियस स्टेट। अब सोचो कि अब जब सोडियम सॉलिड से गैसियस स्टेट में आएगा तो बिल्कुल सिंपल सी बात, उसने एनर्जी गेन की होगी कि लॉस की होगी। जैसे मेरे पास आइस है, मुझे उस आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो वो एनर्जी हमें देगा कि हमें उसको गर्म करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ता है, उसको गर्म करेंगे, उसको एनर्जी देंगे, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर साइन किसका आ गया बेटा, प्लस का साइन आ गया, ये चीज ध्यान रखना। अब जो सोडियम गैसियस स्टेट में है इसको कन्वर्ट करेंगे इन आयन कटायनिक फॉर्म। ठीक है, तो अब यहां पर जो एनर्जी होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर से क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब बदले में इसको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल आई या चेंज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये मुझे इसको एनर्जी दे दी, ये पॉजिटिव आयन बन गया। तो अब क्या होना चाहिए कि भी पॉजिटिव आयन जल्दी से जल्दी बन जाए, तो उसके लिए सब्लिमेशन एनर्जी भी कम होनी चाहिए, साथ में आयोनाइजेशन जो मेन फैक्टर है वो कम से कम होनी चाहिए। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी जल्दी वो पॉजिटिव आयन बनेगा। मतलब कि सिंपल सी बात है, हम इसको अपने से जोड़ लेते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जब हमें खर्च करना पड़े तो कम से कम खर्च हो, बट जब हमें मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मिले। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब हम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी सोडियम को देनी पड़ रही, तो हमारा मन दुख रहा है ना कि इसको कम से कम एनर्जी दे। ठीक है, तो दिमाग में क्या रखो कि जो पॉजिटिव जब हम अपनी एनर्जी लगाएंगे इसके ऊपर तो कम से कम होनी चाहिए, मतलब कि ये कम से कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। अब यहां पर आ जाओ,
तो अब मैं इसको जो क्लोरीन जो मोलिक्यूल है मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, क्लोरीन गैस के अंदर। मतलब कि मुझे क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, मतलब कि बस नाम अलग अलग दिए हुए ताकि सब कुछ मिक्स ना हो। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन का मतलब कि उस मोलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका हाफ ले रहा हूं। हाफ क्यों लिया बेटा, अगर ये 1 मोल होता तो मेरे पास 2 क्लोरीन बन जाते, बट मुझे तो सिर्फ 1 ही क्लोरीन चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसका हाफ मोल कर दिया कि भाई हमें तो हाफ मोल के लिए बता दो कितनी एनर्जी चाहिए, ताकि हमारे पास ये 1 आ जाएगा। क्योंकि 2 क्लोरीन है, मुझे 2 का 1 करना है, तो क्या करूंगा मैं उसका हाफ कर दूंगा। तो फिर से मुझे ये एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बॉन्ड तोड़ने है ना, कोई चीज तोड़ूंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरी एनर्जी खर्च होगी, मैं अपनी एनर्जी को उसको दूंगा, मतलब फिर से क्या होगी, दिस इज एंडोथर्मिक। अब जो होगा, अब जो क्लोरीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड के अंदर। मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव ही होती है, सिर्फ नोबल गैसेस के लिए पॉजिटिव होती है। हैलोजन है तो सिंपल सी बात है कि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा, तो ढेर सारी एनर्जी लॉस करेगा एंड फॉर्म क्लोराइड आयन। तो बन गया ना, सोडियम आयन भी बन गया, हमारा क्लोराइड आयंस भी बन गया। और अब इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, और क्या कर देंगे, एक एनर्जी, फिर से जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो दैट इज एंड इट विल मेक ए क्रिस्टल। तो क्या कहते हैं कि अब जो टोटल एनर्जी जो चेंजेस हुई, अब इस पूरी प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी चेंज हुई, मतलब कि डेल एफ एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन is the sum of enthalpy of sublimation, enthalpy of ionization, enthalpy of atomization, enthalpy of electron gain enthalpy and lattice enthalpy। इन सब का सम होगा। तो कहता है कि अगर इन सब की वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या है, नेगेटिव, मतलब कि एनर्जी लॉस करेगा, तो वो क्या हो जाएगी कि जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी उसका मतलब क्या हुआ कि वो क्रिस्टल उतना सॉलिड बन गया, मतलब कि उतना अच्छा बनेगा, स्ट्रेंथ हाई होगी और उतनी जल्दी फॉर्मेशन होगी, उतनी जल्दी बेटा क्या हो जाएगी, उसकी फॉर्मेशन होगी। तो मेन हमें यहां पर क्या पढ़ना है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी जल्दी वो आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो किसी भी आयनिक सॉलिड में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं बात करूं सोडियम और मैग्नीशियम की, तो दोनों में से कौन जल्दी से आयन बनाएगा, सोडियम बनाएगा, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जितनी जल्दी वो पॉजिटिव आयन बनाएगा ना, उतनी कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। और हम क्या चाहते हैं कि जो ये टोटल सम आए वो नेगेटिव आए, पॉजिटिव ना आए। मतलब पॉजिटिव वैल्यू सारी की सारी कम होनी चाहिए, नेगेटिव मतलब वो बाहर निकाल रहा है, वो हमें दे रहा है, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो समझ में आए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लीस्ट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो नेगेटिव फॉर्म में है वो हाईएस्ट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी वेरी वेरी लार्ज, या जितनी भी लार्ज हो सकती है उसमें। इसीलिए हैलोजन सबसे जल्दी आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि हैलोजेंस की जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो मैक्सिमम नेगेटिव होती है, सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। तो बात समझ में आई। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लीस्ट, जितनी कम होगी उतना जल्दी वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। दूसरा कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो हैलोजेंस है वो मैक्सिमम कैसे बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बनाते हैं। और उसके पीछे उसका रीजन क्या हो गया बेटा, उसका रीजन ये हो गया कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, उनकी टेंडेंसी होती है जल्दी से नेगेटिव आयन बनाना। अब जो लास्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी हम पहले भी डीप में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले भी डीप में पढ़ चुके हैं, बट अब बात कर लेते हैं लैटिस एंथैल्पी की। तो होप्स आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी, है ना, कि हमने जो टोटल वैल्यू है उसको नेगेटिव बनाना है, तो उस नेगेटिव में ये फैक्टर और तीसरा फैक्टर लैटिस एंथैल्पी, ये मेन है। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट चार्जेस के बीच में जब अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट हुए, जब एक दूसरे के नजदीक आए,
तब वो एनर्जी रिलीज हुई एक्चुअल में ना। जो लैटिस एनर्जी थी वो कब रिलीज हुई है, जब अपोजिटली चार्ज आए। तो लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी को कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये हमेशा ही रिलीज होगी, रिलीज when one mole of oppositely charged ion, when one mole of oppositely charged ion combine या make bond, या ये कह लो कि वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को दूर करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, या ये कह लो कि जब वन मोल ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन कंबाइन होंगे, नजदीक आएंगे, तब कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो अपोजिटली चार्ज्ड आयन एक दूसरे के नजदीक आएंगे तब ये एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसकी वैल्यू मोस्ट होनी चाहिए। फॉर आयनिक कंपाउंड लैटिस एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम होनी चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। फॉर आयोनिक कंपाउंड्स द लैटिस एंथैल्पी शुड बी मोस्ट, जितनी भी ज्यादा हो, जितनी भी मैक्सिमम हो, वो हमारे लिए अच्छी है। अब बात तो ये आती है कि भाई ये किस पे डिपेंड करती है, जो लैटिस एंथैल्पी है, हमने कह तो दिया कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, बट बताओ तो सही कि किस पे डिपेंड करती है। अब सोचने वाली बात है कि जो लैटिस एंथैल्पी है अपोजिटली चार्ज आयन के अट्रैक्शन। अब अपोजिटली चार्ज आयन का मतलब कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन साइज ऑफ आयन, मतलब कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बिल्कुल, तो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और जो साइज ऑफ आयन है वो छोटे से छोटा होना चाहिए, ताकि उन आयन के बीच की डिस्टेंस बढ़े और वो डिस्टेंस कम हो और वो नजदीक आ जाए, ठीक है। तो क्या कहता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। तो हमने रट्टा नहीं मारना है, हमें उस टॉपिक को डीप्स में पढ़ना है कि भाई लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ। लैटिस एंथैल्पी का मतलब हुआ वो एनर्जी जब अपोजिट आयन नजदीक आए। अपोजिट आयन नजदीक आए मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली डिपेंड्स ऑन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो दैट इज फर्स्ट आ गया हमारे पास साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस तो कह सकता हूं ना कि जो लैटिस एंथैल्पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ आयन, मतलब कि जब हम मैग्नीट्यूड कांस्टेंट लेंगे, जैसे कि NaCl, सोच के बताना, KCl एंड सीजियम क्लोराइड, किस केस में लैटिस एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा होगी। अब क्लोरीन का साइज सभी में सेम है, बट कटायन सोडियम, पोटाशियम और सीजियम, कटायन सबसे छोटा किस में हो गया, सोडियम का साइज सबसे छोटा हुआ ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, मतलब कि जो NaCl है, हम आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस अगर मैं लैटिस एंथैल्पी को कंसीडर करता तो इसका मतलब क्या होता कि सोडियम क्लोराइड बहुत जल्दी बन जाएगा, इसके लिए जो टोटल वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। बट हमने तीनों फैक्टर को ही फॉलो करेंगे। सेकंड आता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आयंस। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं सिर्फ एक चीज को देख करके नहीं बता पाऊंगा कि एक्चुअल में कौन सबसे जल्दी बनेगा, कौन सबसे हाईली स्टेबल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, तो दूसरा फैक्टर है चार्ज। तो लैटिस एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और वो हमारे फॉर्मेशन को इजी बना देगी। जैसे NaCl, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस चीज में देखो, यहां पर जो +1 है -1 है, यहां पर +2 है -1 है, यहां पे +2 और -2 है। तो क्या लगता है कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो जो लैटिस एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मतलब कि जो इसकी फॉर्मेशन होगी उसके ड्यूरिंग सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पर रिलीज होगी। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग
फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो हमने कौन कौन सी चीज देखनी है कि भाई वो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम से कम हो, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव मतलब एनर्जी को रिलीज करे, कटायन बन गया, अनायन बन गया, और जब वो नजदीक आएंगे तब लैटिस एनर्जी रिलीज होगी और वो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको के क्वेश्चंस भी आप कोशिश करोगे करके देखोगे। ओके, थैंक यू।